सदर जनाब सईद गनी साहब को। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, गरीब का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, हारी का भुट्टो, तुलबा का भुट्टो। हम बेटे किसके? ये मुल्क इमानत, ये आइन इमानत, ये शहर कराची, ये मजमा किसका? हम बेटे किसके? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब जावेद शेख साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, चौधरी असगर साहब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, जानी मेमन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जावेद नागौरी साहब जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, जनाब मिर्ज़ा मकबूल साहब नायब सदर पीपल्स पार्टी कराची, शाहिदा रहमानी साहिबा रुकन कौमी असम्बली, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन कराची डिवीज़न, जनाब अली राशिद साहब, आसिफ खान साहब, यहाँ बैठे हुए स्टेज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अहदेदारान और कोरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साबिका उम्मीदवार, अली राशिद साहब का नाम ले चुका हूँ, इमरान आबदी साहब, मलिक सज्जाद साहब, बाजवा साहब यहाँ खड़े हैं, सिटीरिया के हमारे सदर हैं, आज़म दुरानी साहब हैं, यहाँ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, कारकुन हैं, मेरी बहनें, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि अगर आप बैठ जाएंगे ना सुकून से, सब यहीं बैठ जाएं जहाँ पे जगह जिसको जहाँ मिलती है, जो स्टेज पे खड़े हैं वो स्टेज पे बैठ जाएं, जो नीचे खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं, जो पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं अगर कुर्सी खाली है तो वहाँ बैठ जाएं, वरना जहाँ वहाँ बैठ जाएं। मैं असल में सच्ची बात आपको बताऊँ, मैं कोई तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपको कराची का मसला कोशिश करूँगा कि अपनी सोच के मुताबिक समझा सकूँ कि है क्या, और कराची का जो कराची के जो हालात है वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। आप बैठ जाएं, मेहरबानी करके बैठ जाएं, मेहरबानी करें बैठ जाएं, मेहरबानी करें बैठ जाएं। जिनको बैठने में शर्म आ रही है वो पीछे जाके खड़े हो जाए आराम से। नीचे कारपेट है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी बहनें बैठी हैं और आप शर्मा रहे हैं बैठते हुए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो दोस्त शामिल हो रहे हैं, हमारी बहन रजनाब साहिबा, उनके साथ उनकी फैमिली, उनकी जो ख़वातीन साथी हैं, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो MQM से शामिल हुए हैं, PTI से आसिफ साहब और उनके जो साथी शामिल हुए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। शबीर शाह साहब जो मुस्लिम लीग फंक्शनल से अपने साथियों समेत शामिल हुए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जमील वारसी साहब MQM से आए हैं अपने साथियों समेत, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं उन दोस्तों को जिनके तवस्सुत से, जिनके ज़रिए से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी काविशों को
सराहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में आगे बढ़ रही है और जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, साबिक इनके एमएनए हैं, हमारे साथ बैठे अली राशिद साहब, इनके साथ जो साबिक एमपीए थे वकार शाह साहब, मैं कोरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों का जिक्र कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी जो एमक्यूएम में हैं, उनके साबिक अरकान असम्बली हैं, पीटीआई में हैं, पीटीआई के मौजूदा जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, वो भी पीपल्स पार्टी में तैयार होने के लिए बिल्कुल शामिल होकर रेडी हैं और किसी वक्त हम उनको भी शामिल करवाएंगे। अच्छा, हमारा मसला ये रहा कराची का, क्योंकि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अक्सरियत जो है वो उर्दू बोलने वाले मेरे भाइयों की और बहनों की है। आबादी जो यहाँ पर है वो अक्सरियत में उनकी है। हम अक्सर सुनते हैं, लोग मिसाल देते हैं और आज तो मुझे हैरत होती है कि एमक्यूएम के लोग खुद कहते हैं कि जी कराची के हालात बुरे हैं, कराची की सड़कें तबाह हैं, कराची के लोगों को पानी नहीं मिलता, कराची के लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे, कराची से जो सलूक है हुकूमत का, खासतौर पर हमें निशाना बनाते हैं, वो कहते हैं जी सौतेली माँ का सलूक करते हैं। देखिए, कराची बिलाशुबा पाकिस्तान का वो शहर है जिससे जो टैक्स कलेक्ट होता है उस पर पूरा मुल्क चलता है। कराची किसी वक्त तो शायद 70% टैक्स देता था, अब ये 60% के करीब आ गया है, लेकिन आज भी मुल्क में जो मजमूई तौर पर टैक्स कलेक्ट होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कराची का है। तो ऐसा नहीं है कि कराची सिर्फ कराची को चलाता है या कराची सिंध को चलाता है या कराची तो यहाँ पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन इतनी बड़ी वसाइल होने के बावजूद भी कराची की सूरत हाल उतनी बेहतर क्यों नहीं हुई पिछले 20, 25, 30 सालों में जितनी लाहौर की हो गई, जितनी इस्लामाबाद की हो गई, जितनी या किसी और शहर की मिसालें आप 2-4 की दे सकते हो गई, कराची की नहीं हुई। ये जो स्टेज पे दोस्त बैठे हैं, अगर खामोशी से बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत साहब, इमाम बख्श, पता नहीं किस यार, आप जरा बैठ जाओगे, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं स्टेज पे, ठीक है? बड़ी खामोश हो जाएगा। कराची में जो लोग रहते हैं या लाहौर में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क है क्या? मतलब जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, उनके ऊपर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कराची के लोगों पे नहीं लगे हुए हैं, या उनकी जो आंखें हैं वो 12-12 हैं, कराची के लोगों की 2 आंखें हैं, उनके हाथ 15-15 हैं, हमारे 2 हाथ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जिस किस्म के पाकिस्तानी इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी कराची में रहते हैं। फ़र्क क्या है? इस्लामाबाद में आपको लिसानी सियासत और लिसानी तफरीक नहीं मिलेगी। लाहौर में सियासत मुख्तलिफ सियासी जमातें करती हैं, लेकिन वहां की सियासत में आपको लिसानियत की बुनियाद पर तफरीक नहीं मिलेगी। वहां ऐसा नहीं है कि जो हिजरत करने वाले थे सिर्फ कराची में हैं, हिजरत करने वाले पंजाब में भी हैं, लाहौर में भी हैं, और पंजाब के कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहां उनकी अक्सरियत है, लेकिन वहां मुहाजिर परस्ती पर या किसी और पंजाबी परस्ती पर सियासत तकसीम नहीं है। कराची शहर को जानबूझकर, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे हो गया, जानबूझकर दानिस्ता तौर पर मंसूबाबंदी के तहत तकसीम किया गया। कभी मुहाजिर पठान फसादात करवा के, कभी मुहाजिर पंजाबी फसादात करवा के, कभी मुहाजिर सिंधी फसादात करवा के, और कभी मुहाजिरों के आपस में फसादात करवा के। मकसद ये था
कि कोई ना कोई आग यहां लगी रहे, कोई ना कोई ऐसे हालात यहां रहे कि लोग आपस में लड़ते रहें, खून बहता रहे, लाशें गिरती रहें, और कोई शख्स ये ना सोचे कि मुझे कराची को आगे लेके जाना है, कोई शख्स ये ना सोचे कि मुझे अपने सूबे को आगे लेके जाना है। सूबा सिंध सबसे ज्यादा आमदनी देता है, लेकिन मुसीबतों का शिकार है, इसलिए कि कराची मुसीबतों का शिकार है। मैं एक मिसाल हर जगह देता हूं। देखें, एक घर में, मैं अपने घर की मिसाल देता हूं। हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं। अगर हम 6 भाई आपस में नहीं बनेंगे, देखिए सोचों का फर्क है। जिस तरह मैं सोचता हूं उस तरह मुझसे छोटा वाला नहीं सोचता, उससे तीसरा वाला नहीं सोचता, चौथा पांचवा भी नहीं सोचता। सबकी सोचें अलग अलग हैं, सब हालात को अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन हम एडजस्ट करते हैं आपस में। हम कोशिश करते हैं कि भाइयों में लड़ाई ना हो, कुछ मैं बर्दाश्त करता हूं, कुछ वो बर्दाश्त करते हैं, तो हमारा घर ठीक चलता है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैंने इन 5 भाइयों को अपने इशारों पर चलाना है, या किसी एक ने सोच लिया कि मैंने सबको इशारों पर चलाना है, तो हमारा घर नहीं चलेगा। देखिए, आपकी फैमिली अब 5 अफराद पे होती है, एक बीवी होगी, 3-4 बच्चे होंगे, सबकी सोचें अलग होती हैं। अगर किसी शख्स घर का सरबराह, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, वो ये सोचे कि मेरे इशारों पे सबने चलना है, वो घर नहीं चलता। सबको एडजस्ट करना पड़ता है। बीवी दूसरे मिजाज को होती है, आपको एडजस्ट करना होता है कि घर चले। बच्चे कुछ और सोच रहे होते हैं, आपको एडजस्ट करना होता है कि घर चले। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि अगर हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करेंगे तो घर नहीं चलता 5 अफराद का। ये तो 2 करोड़ लोगों का शहर है। अगर हम यह सोचेंगे कि हमने पठानों को निकालना है शहर से, तो मकसद क्या होगा? पठानों को निकालना। कराची की तरक्की, कराची का अमन सब पीछे रह गए। ना पठान निकलेंगे न मसला होगा, नहीं निकल सकते। अगर कोई ये कहता है मैं निकाल दूंगा, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। इसी तरह अगर कोई कहे कि हमने उर्दू बोलने वालों को निकालना और समंदर में फेंकना है जाके, इसलिए कि उधर ही लायक उसी के उधर हम उनको भेजें, मेरे भाई ना ये काम होगा ना ये शहर सुधरेगा। हमें ये बात माननी चाहिए कि जो लोग इस शहर में रहते हैं, चाहे वो पठान हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको कोई नहीं निकाल सकता यहां से। पहले हमें अपने ज़हन में ये चीज बिठानी होगी कि हमने सरवाइव करना है शहर में, हमें रहना है उन लोगों के साथ जो शहर में रहते हैं, तब जाकर हम अगली सोच अपनी सोचेंगे। देखिए, मेरे वालिद साहब इस शहर में रहते थे, मेरे दादा यहाँ रहते थे, मेरे परदादा यहाँ रहते थे, उनके दादा यहाँ रहते थे, उनके परदादा यहाँ रहते थे, 7, 8, 9 पुश्तें हमारी यहाँ रहती हैं कराची में। अब अगर मैं ये ना सोचूं कि ये शहर ठीक हो, तो कौन सोचेगा? इसलिए कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, जिनके पास वसाइल हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 99% लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि मुल्क छोड़ के जाएं। 1% लोगों के पास होगा। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ये मुल्क छोड़ सकें, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम ये शहर छोड़ सकें, तो मुझे बताइए कि हमारे पास रास्ता क्या है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। अमन व अमान पहली चीज है। अगर कराची में अमन होगा तो कराची में तरक्की होगी, ज़हन में रखें बात। अमन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। आप दुनिया भर के वसाइल लाके कराची में लगा दीजिए, तरक्की नहीं होगी जब तक अमन नहीं होगा। और अमन उस सूरत में नहीं होगा जब तक हम आपस में मिलजुल के रहने की आदत नहीं डालेंगे, अकोमोडेट नहीं करेंगे। मैं आपके दिलों में नफरत डालूं कि उर्दू बोलने वाले बुरे हैं, कोई और उनके दिल में नफरत डाले कि सिंधी बुरे हैं, कोई ये कहेगा कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं, कोई ये कहेगा कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। भाई, कोई किसी को नहीं मारना चाहता है। ये बदनसीबी की बात है कि शहर में लोग इसलिए बेचारे मारे गए, इसलिए शहीद हो गए, इसलिए उनकी जानें चली गई, इसलिए बच्चे यतीम हो गए, इसलिए माएँ अपने जवान बच्चों से बेचारी उजड़ गई,
बहनें अपने भाइयों से चली गई, हमारी बहनें बेवाएं हो गई सिर्फ इसलिए कि कोई सिंधी बोलने वाला था, कोई उर्दू बोलने वाला था, कोई पठान बेचारा रिक्शा चलाता था, कोई पंजाबी कहीं काम करता था। जुर्म क्या था कि तुम्हारी जबान ये है, तुम इस कौम के हो। तो भाई मैं अगर किसी एक मखसूस जबान बोलने वाले घर में पैदा हो गया तो मेरा क्या कसूर है भाई? लड़ाई तो अल्लाह से करो ना। अगर कोई उर्दू बोलने वालों के घर में पैदा हो गया तो ये आपका कसूर है, आपका कोई इसमें कोई एजाज की बात है? अल्लाह का निजाम है, आपको कहां पैदा कर दिया, मुझे कहां पैदा कर दिया। हमने, मैं बता रहा हूं ना, जानबूझ के अलायकार बने लोग उसके। किसी का अलायकर अल्ताफ हुसैन बना तो किसी का अलायकर कोई और बना। नफरतें पैदा कर करके जहन इतने जहरीले कर दिए कि हम एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं है। हम खून बहाते रहेंगे एक दूसरे का, इस शहर में तरक्की नहीं होगी और फिर अगले 50 साल के बाद हम यही रोना रोते रहेंगे कि कराची ठीक नहीं होता। कराची को ठीक करना है तो पहले अपने जहनों से ये जो नफरत भरी हुई है उसको निकालना है कि कोई मुझे मारना चाहता है तो कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी को मारना नहीं चाहता है। ये लोग अपनी सियासी दुकानदारियां चलाने के लिए करते हैं। देखें, अगर मैं किसी एक मखसूस लिसान की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर सियासत करना चाहूंगा ना, तो जब तक मैं अपनी हम जबान और हम कौमियत लोगों के जहनों में दूसरे लोगों के लिए नफरत नहीं पैदा करूंगा, उनका खौफ नहीं पैदा करूंगा, लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे। अल्ताफ हुसैन ने यह काम किया। मुझे बताइए कि एमक्यूएम तो इसलिए बनाई गई थी, जो नारा था कि हम शहर के जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनको उनके हुकूक दिलाएंगे। उनके हक पर डाका मारते हैं लोग जो दूसरे सूबों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं। ये बात थी ना। आज एमक्यूएम को बने हुए 35-40 साल तो हो गए। बहुत आसान काम है। जब एमक्यूएम बनी थी तो उर्दू बोलने वाले जो मेरे भाई थे उनकी क्या हैसियत थी, क्या शनाख्त थी, और आज 40 साल बाद इस लड़ाई में, इस आग के अंदर उनको झोंकने के बाद क्या उर्दू बोलने वाले भाइयों के हालात बेहतर हुए कि अच्छे हुए? कराची की तालीम पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन थी। पूरे मुल्क से लोग यहां पढ़ने आते थे। आज कराची की तालीम का जो हाल है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। यहां अक्सर ये बात कह के अपनी जान छुड़ाते हैं कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ये भर्ती कर देते हैं लोगों को, अपने उर्दू बोलने वालों को आने नहीं देते हैं। चले, मैं फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट ये बात मान लूं कि चलो ये बात ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो इस्लामाबाद में बैठा है, जिसमें तमाम सूबों के लोग इम्तिहान दे के आते हैं, जरा वहां का रिजल्ट उठा के देखिए कि कराची के कितने लोग उसमें आ रहे हैं। हम तो यहां गड़बड़ कर रहे हैं ना। इस्लामाबाद में तो हमारा कंट्रोल नहीं है। वहां क्या वजह है? वजह यह है कि कराची की मजमूई तौर पर तालीम तबाह हो गई है। तालीमी इदारे बर्बाद कर दिए गए हैं। आप जब तक इस सोच को खत्म नहीं करेंगे, हमारा शहर तरक्की नहीं करेगा। अगर शहर तरक्की नहीं करेगा, ये सूबा और ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। देखिए, कराची के लोगों में अल्लाह ताला ने खास चीज रखी है। मैंने भी देखे वो हालात, आपने भी देखे हैं। कराची शहर में एक दिन में 100 लाशें गिरती थी। कराची अगले दिन फिर नॉर्मल होता था। ये दुनिया के किसी शहर में नहीं हो सकता कि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत लोगों में हो कि 100 लाशें एक दिन उठाएं और अगले दिन आपका शहर नॉर्मल हो। ये ताकत, ये हिम्मत कराची के लोगों में है। आप कराची को 1 साल दे दें ये नफरतों के बगैर, मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम शहर तो छोड़ें, हम दुनिया के कई शहरों को पीछे छोड़ देंगे 1 साल के अंदर। लेकिन बात यह है कि हमें अपने आप को तब्दील करना है। देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए, सिंधियों के लिए या किसी और के लिए नफरत इसलिए डाली गई कि लोग उधर ना जाएं। पीपल्स पार्टी में हमारे उर्दू बोलने वाले भाई बहुत बड़ी तादाद में थे पहले भी,
1977 का इवन जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी पीपल्स पार्टी के लोगों को बहुत वोट पड़ा है। लियाकताबाद से पड़ा है, नाजमाबाद से पड़ा है, मलीर से पड़ा है, हर उस इलाके से पड़ा है जहां उर्दू बोलने वाले हमारे भाई और बहनें रहते थे। बहुत वोट पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नहीं थे लोग, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो चलते भी रहे, बाद में कंटिन्यू भी करते रहे। और कराची में जो शहादतें हुई हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों की, उसमें अक्सरियत उर्दू बोलने वाले कारकुन, अक्सरियत। पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन हमने लिसानियत की बुनियाद पर अपनी सोच को आगे बढ़ाया। पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल इसी में है कि पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ते की सूरत में चले कि जिसमें हर रंग और नस्ल और हर मजहब और मसलक का आदमी मौजूद हो। पीपल्स पार्टी उसी सूरत में जिंदा रह सकती है। यह पीपल्स पार्टी की एहसास है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है ये कि जब कराची के हालात पुरअमन हुए हैं और कराची के लोग सियासी तौर पर कुछ आज़ाद हुए हैं, उस खौफ से बाहर निकले हैं कि अगर हम एमक्यूएम से निकलेंगे तो कोई हमें मार देगा। आज उनसे राब्ता करो, उनको पार्टी में लेकर आओ। मैं आपको एक मिसाल दूं, इस वक्त पीपल्स पार्टी के कराची में 7 एमपीएज हैं जो मुंतखब है बराह रास्त, वैसे तो रिजर्व सीट्स पे भी हैं। जो मुंतखब एमपीएज हैं मुझ समेत 7 हैं और कराची की सीटें 44 हैं। 44 में 7 हम हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं अगर किसी मीटिंग में बैठूंगा जहां पे तरक्याती फंड्स तकसीम हो रहे होंगे पूरे सिंध के, तो मैं क्या सखर के लिए मांगूंगा? मैं हैदराबाद के लिए मांगूंगा? मैं लाड़काने के लिए मांगूंगा? और भाई मैं कराची के लिए मांगूंगा। हम जो 7 एमपीएस हैं हम कराची के लिए मांगते हैं। मैं एक सीधी बात समझाता हूं कराची के लोगों को कि देखें, पीपल्स पार्टी का ये तीसरा दौर है सूबा सिंध में और इंशाल्लाह ताला 2023 में भी पीपल्स पार्टी पीछे नहीं जाएगी, पीपल्स पार्टी आगे जाएगी। हमारी सीटें 2002 के इंतखाबात जब हुए थे, 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें सिंध असेंबली में बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई बावजूद साजिशों के। इंशाल्लाह ताला 23 में और बढ़ेंगी। मैं कराची के लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई आपने 6, 7, 8 इंतखाबात में एमक्यू को वोट दिया होगा। मेयर भी उनके बनवाए, नाजिम भी उनके बनवाए, एमपीएस भी बनवाए, एमएनएस भी बनवाए। आप पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी एक्सेंट में वोट नहीं मिला। एक मरतबा पीपल्स पार्टी को वोट दें और ये जो 44 सीटें हैं जिनमें से आज हम 7 हैं और 7 लोग कराची के लिए मांगते हैं, अगर ये 20 हो जाएंगे तो क्या कराची की आवाज मजबूत नहीं होगी? अगर ये 25 हो जाएंगे तो क्या कराची की आवाज मजबूत नहीं होगी? जहां 7 लोग कराची के लिए मांगते हैं, वहां अगर 30 लोग कराची के मांगने वाले होंगे तो कराची को इससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधी बात है। मतलब ठीक है, पीपल्स पार्टी पूरे सूबे की पार्टी है, हुकूमत पूरे सूबे की हुकूमत है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो कराची है ना। हम 7 लोगों का इंटरेस्ट कराची है। आप एक मरतबा वोट दें और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि मजबूरी हमारी क्या है। एमक्यूएम को कभी लोग वोट नहीं भी देते थे, वो खुद ही ले लेते थे। बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हुए ना कि वोट लोग नहीं डालते थे, कहते थे घरों पे बैठे हैं, काम खुद ही चल रहा है। पूरे हो गए, वोट पूरे पड़ गए, लाख लाख 2-2 लाख पड़ गए। इसलिए उनको अवाम की जरूरत नहीं रही, उनको अवाम के वोटों की जरूरत नहीं थी, उनको अवाम के मसाइल हल करने की जरूरत नहीं थी। पीपल्स पार्टी के पास रास्ता नहीं है। मैं अगर अपने हलके के लोगों की खिदमत नहीं करूंगा तो अगली दफा मुझे वो वोट नहीं देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि कोई और आके मेरे डब्बे भर देगा या मैं गन पॉइंट पे जाके अपने डब्बे भरवा दूंगा। मेरे पास रास्ता ही नहीं है। मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, मैं लोगों को राजी रखूं, लोगों के मसाइल हल करूं, तब जाके कई लोग अगली दफा मुझे वोट देंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी की ये मजबूरी होगी
पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की ये मजबूरी होगी कि वो आवाम की खिदमत करें, इसलिए कि आवाम उनको वोट देगी तो जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। तो एक मरतबा अगर आप वोट दे देंगे तो आप आजमा सकते हैं। मैं जब अपने इलेक्शन में भी गया था, मेरा हल्का भी पीपल्स पार्टी का तो नहीं था। मैंने जब 2017 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो मैंने सबसे ये कहा, यार आपने 30-35 साल और जमातों को वोट दिया है, सबको देखा है, एक मरतबा पीपल्स पार्टी को वोट दे दें। अगर अगले इंतखाब में आप समझें कि जी मैं आपके मयार पे पूरा नहीं उतरा तो मुझे वोट नहीं दीजिएगा, किसी और को दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप समझें कि मैं आपका काम ठीक कर रहा हूँ, कि खिदमत कर रहा हूँ, तो अगले इलेक्शन में मुझे वोट दीजिएगा। मैं 11 महीने के लिए एमपी बना था, 11 महीने के लिए। अगले इलेक्शन में मेरा हल्का छोटा हो गया, कट गया। जब डिलिमिटेशन हुई मुझे 17 के मुकाबले में 5000 वोट ज्यादा पड़े। मतलब उन्हीं लोगों ने, उन 5000 लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था 17 में, लेकिन 11 महीने में जो मैंने खिदमत की, जो कोशिश की पीपल्स पार्टी के नजरिए पे चलते हुए, मेरे 5000 वोटों का इजाफा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगली दफा जब लड़ेंगे इलेक्शन तो और ज्यादा इजाफा होगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी एक मरतबा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये एहसास दिलाएं कि कराची शहर भी उतना ही तुम्हारा है जितना लाड़काना तुम्हारा है, जितना सक्कर तुम्हारा है, जितना मीरपुर खास तुम्हारा है। फिर आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए क्या करता है। ये लोग जो मेरे एमक्यूएम के भाई हैं, जो आपके एमपीएस एमएनएस बने बैठे हैं, पीटीआई वाले हैं, जो कराची से सबसे ज्यादा जीत कराए थे, इस मरतबा जितवाए गए थे कराची से सबसे ज्यादा। नस्ला टावर की बात हुई, सारे पहुंच गए उधर, लोगों के साथ खड़े हो जाए, ज्यादती हो रही है, नहीं टूटना चाहिए, जुल्म हो रहा है, इनका घर बिल्कुल रहनी चाहिए, बिल्डिंग नहीं, सारी बातें करते थे। गुज्जर नाले पे जाके जिनके घर टूटते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, तकरीरें करते हैं कि ये घर नहीं टूटने चाहिए, ये गरीब लोग हैं। सही बात है। अभी 2 दिन पहले सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के कुछ एमपीएस ने एक करारदाद पेश की। उस करारदाद में सिंध हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत एक कानून बनाए कि उस कानून के जरिए पूरे कराची शहर में या पूरे सूबा सिंध में वो आबादियां, वो बिल्डिंग्स, वो मकानात जो किसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बन गए हैं और लोग उनमें रह रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने का कोई तरीकेकार बनाया जाए। ये जायज बात है। कराची शहर में, सिर्फ, मैं पूरे सिंध की बात नहीं करता, सिर्फ कराची शहर में हजारों मकानात और बिल्डिंगें, हजारों, जो किसी न किसी कानून की वायलेशन में बन गई हैं, जो रेगुलराइज नहीं हो रही हैं। अदालतों के रोजाना फैसले आते हैं, सही आते हैं, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। हम उन छतों को बचाना चाहते हैं। एमक्यूएम और पीटीआई दोनों ने मुखालफत की उसकी, और उसके बाद मैंने तकरीर की जो आपने सुनी होगी कि आप जाके उन लोगों के साथ खड़े होकर कहते हो कि बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे तो तुम उसकी मुखालफत करते हो। अब ये फैसला कराची के लोग करें कि कौन कराची के लोगों के हमदर्द हैं, खैरख्वाह हैं, और कौन आपके दुश्मन हैं। आज जब हम ये बात करते हैं, या वो कानून अगर बन जाता है कि जिसमें ये बात हो कि जिनको रेगुलराइज किया जाए, तो उस कानून में ये नहीं लिखा होगा कि जो घर पीपल्स पार्टी के वोटर का होगा उसको रेगुलराइज करो और जो किसी मुखालिफ का होगा उसको मत करो, ये नहीं लिखा होगा। उस कानून में तो ये होगा कि भाई एक इमारत बन गई है, गलत बन गई है, इसके अंदर लोग रहना शुरू हो गए हैं, फैमिलियां रह रही हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, इसका कोई रास्ता निकालें ताकि वहां रहने वाले लोगों के ज़हनों पर जो एक तलवार लटक रही है उनके सरों पर कि ये कभी हमारा घर टूट जाएगा, वो उनको, उनकी बेचैनी खत्म करें, हम उनको सुकून दें। हम इसमें क्या गलत बात है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन, उनकी सोच है सूबा सिंध के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए। लेकिन उसकी मुखालफत की गई और कहा गया कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे। कहा गया कि हम अदालती फैसलों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। कहा गया कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए बना रहे हैं। फैसला आप करें, कराची के लोग करें।
कि पीपल्स पार्टी कराची के हमदर्द है या ये जो नाम नेहाद दावेदार बनते हैं कराची की विरासत के, वो कराची के लोगों के हुकूक के दावे के खिलाफ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहचानना चाहिए उन लोगों को कि जो आपके हकीकी हमदर्द हैं और जो आपके साथ या सिर्फ नारे लगा के खड़े होते हैं। मर्दमशुमारी की बात जब होती है तो हमेशा ये एमक्यूएम कहती रही कि कराची की आबादी को कम दिखाया जाता है और हम पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हम चाहते हैं कि कराची की आबादी कम हो, हम चाहते हैं, हम पर इल्ज़ाम था। जब ये मर्दमशुमारी हुई, पीपल्स पार्टी ने इस पर आवाज़ उठाई और हमने भरपूर एहतजाज किया कि पूरे सूबा सिंध की आबादी को गिना नहीं गया और कराची का केस खास तौर पर हमने लड़ा। और मुझे याद है कि कुछ महीने पहले हम एमक्यूएम के मरकज़ पर गए, मैं भी था, ताज हैदर साहब भी थे, नासिर शाह साहब भी थे, मुर्तज़ा वहाब भी थे। हम वहाँ गए तो वहाँ हमने मर्दमशुमारी पर उनसे बात की। उन्होंने मर्दमशुमारी पर जब उनसे बात की तो उस वक्त खुद उन्होंने कहा कि हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया हुआ मर्दमशुमारी पर। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम लड़ते रहे और एमक्यूएम ने उस मर्दमशुमारी को तस्लीम कर लिया। इनकी काबीना में नुमाइंदगी है ना वफाक में, जो कमेटी बनी थी, इनका वजीर उसका हिस्सा था, उस मर्दमशुमारी को इन्होंने तस्लीम किया। अब कराची के लोग फैसला करें कि कराची के लोगों की गिनती अगर पूरी नहीं हुई, पीपल्स पार्टी उनका केस लड़ती रही और एमक्यूएम ने सौदेबाजी कर ली। ये ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जमाना बदल गया है, आप अपने चेहरे लोगों से छुपा नहीं सकते। मैं जो बातें आज आपके सामने करके जा रहा हूं, या अगर मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि लोगों के अगर घर टूटेंगे, अगर उनकी इमारत गिराई जाएंगी, उनको घरों से निकाला जाएगा, तो मैं वजारत छोड़ दूंगा, असेंबली छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना, ओ भाई अगर होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरा चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा, छुपी बात तो नहीं रहेगी। या तो मैं बचाने की कोशिश करूंगा उन घरों को जो टूट सकते हैं, या अपनी वजारत बचाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने, फिर कह रहा हूं कि अगर कराची के लोगों के घर इस तरह तोड़े गए, बिल्डिंग्स गिराई गई, इमारत गिराई गई, मैं वजारत भी छोड़ूंगा, मैं असेंबली भी छोड़ूंगा। ये देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक बात आपको समझाऊं। लोग कहते होंगे शायद ये वैसे ही कोई नारे लगाता है, बातें करता है, ये कॉमन सेंस की बात है। मैंने सबको कहा, मुझे लोगों ने पूछा क्यों करते हो, क्यों छोड़ते हो, मैंने कहा बात सुने भाई, असेंबली वजारत कितने दिन रहेगी मुझे नहीं पता, अगली दफा जीतता हूं नहीं जीतता हूं मुझे नहीं पता, वजीर बनता हूं नहीं बनता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे शहर में रहना है। मैं शहर के लोगों के सामने सर झुकाकर नहीं रह सकता हूं। मेरी वजारत चली जाए, असेंबली की रुकनी चली जाए, लेकिन कम से कम अपने लोगों में सर उठा के तो चलूंगा कि भाई मैं तुम्हारे जैसा था, तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारे साथ आ गया हूं वापस। जो लोग ये दावे करते थे, वादे करते थे, उनसे पूछेंगे वो क्या कर रहे हैं। उनके घरे बांध जाके पकड़े आप, उनके घरों और दरवाजों पर जाएं आप। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को एक मौका दें आप। बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, चाहे वो काउंसिलर्स के उम्मीदवार हों, वो चेयरमैन का उम्मीदवार हो, वो वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार हो, उनको वोट देकर कराची से कामयाब कराएं और उन लोगों का एहतसाब करें जिन्होंने आपसे 10-10 मरतबा वोट लिए हैं, जिन्होंने आपके ज़हनों को खराब किया है, जिन्होंने आपके बच्चों को शहीद करवाया है, जिन्होंने आपके पढ़े लिखे बच्चों को, किसी को काना, किसी को टुंडा, किसी को काला बनाया है, उनका एहतसाब करें आप। ये देखें, गरीब आदमी के पास, आम आदमी के पास कोई बंदूक नहीं होती, एक वोट की पर्ची होती है, एक वो ताकत होती है, उसके जरिए आप उनको बता सकते हैं कि तुम झूठे थे, तुम कराची के लोगों के कातिल थे, तुमने कराची के अमन को तबाह किया, तुमने कराची की माओ की गोदें उजाड़ी हैं, तुमने कराची के बच्चों को यतीम किया है, तुमने कराची की बहनों के भाई छीने हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम ये वोट तुम्हारे खिलाफ डालकर तुम्हारा एहतसाब कर सकते हैं और तुम्हें अपनी असल हकीकत और औकात दिखा सकते हैं।
कराची के लोगों से गुजारिश है कि एक वोट पीपल्स पार्टी को दें। आप एक मरतबा बल्दियाती इलेक्शन में वोट देंगे, आपको फर्क पता चलेगा। और मैं यहाँ खड़े होकर यकीन से कह के जा रहा हूँ, एक मरतबा अगर आपने पीपल्स पार्टी के मेयर को कराची में जितवाया, जनरल इलेक्शन में आप पीपल्स पार्टी के सारे एमएलए एमपी को कराची से जितवाएंगे। ये मैं आपको यकीन से कह के जा रहा हूँ। आप इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे शहर के वासी हैं, इस मुल्क के सबसे ज्यादा बाशऊर शहर के रहने वाले हैं। आप इस मुल्क में जो दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है कराची, वहां के रहने वाले हैं। कराची की रोशनियां, कराची की तालीम, कराची की तहजीब, कराची का तमद्दुन दुनिया भर में जाना जाता था। आज कराची दहशतगर्द शहर के तौर पर जाना जाता है। आज कराची बदअमनी के तौर पर जाना जाता है। आज कराची अंधेरों का शहर जाना जाता है। ये इसमें मेरा और आपका कसूर नहीं है। जिनका कसूर है उनको हमने सजा देनी है, उनको उनकी औकात दिखानी है, उनको उनके असल जगह पे लेके जाना है। आप एक मर्तबा उनको हराइए इलेक्शन में। अगर ये सारे लोग आपके दरवाजे पे बैठ के आपसे मिन्नतें ना कर रहे हो, अपने गुनाहों की आपसे माफी ना मांग रहे हो, तो आप मुझे कहिएगा। जब इनको पता चलेगा कि लोग हमारे हाथों से निकल रहे हैं और हमारे खौफ में नहीं है कि खुद सीधे हो जाएंगे, सियासत करें। सियासत से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। सियासत करना सबका हक है, पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी सियासत में लेकर आओ, दहशतगर्दी के जरिए वोट लो, दहशतगर्दी के जरिए लोगों को डराओ, ये सियासत नहीं है, ये नहीं चल सकती। और मैं समझता हूँ कि कराची ने बहुत दुख उठा लिए, बहुत तकलीफें उठा ली, बहुत मुसीबतें झेली। कराची का ये नसीब सारी ज़िंदगी तक नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, हम सबको हिम्मत दे कि हम कराची को एक पुरअमन शहर बना सकें, तरक्की याफ्ता शहर बना सकें, कराची को आगे बढ़ा सकें, कराची को दुनिया का बेहतरीन शहर बना सकें, कराची में जो नफरतें पैदा हुई हैं उसको ख़त्म करा सकें और कराची में भाईचारा और अमन पैदा कर सकें। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नारा भुट्टो।